नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज मैं यहां पर डे 19 का सेशन मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। तो कल मैंने डे 18 में आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यहां पर कराए थे और आज डे नंबर 19 में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जो कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे। जो भी चीज यहाँ पर न्यूज में रहती है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहला यहां पर देखिए दिया हुआ है कि पहला जो यहां पर चीज आपको गिवन है उसमें ये बोला गया है कि द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज मेंटेन बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। ठीक है, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करने का काम कौन से प्रोग्राम के तहत होता है, तो वो यहाँ पर इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के तहत यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि वंस द साइट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इट कैन नॉट बी डीलिस्टेड। ठीक है, एक बार अगर कोई लिस्ट में आ गया तो उसको दोबारा यहाँ पर डीलिस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें यूनेस्को ने यहाँ पर क्या किया कि कोई भी कल्चरल या जो फिजिकल सिग्निफिकेंस वाली साइट्स होती हैं उनको वो यहाँ पर क्या करता है कि लिस्ट करता है। मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट यहाँ पर बनाई जाती है ना, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर बनाई जाती है और इसको इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ठीक है, जो यहाँ पर होता है, जिसको एडमिनिस्टर कौन करता है, जिसमें अगर आप याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो आपको देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पर एडमिनिस्टर्ड यहाँ पर किया जाता है, वो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जाता है। तो इसका मतलब है कि पहला जो स्टेटमेंट है ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें इंकरेजमेंट होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है, प्रिजर्वेशन होता है, जो भी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज यहाँ पर होती हैं, है ना, मतलब जिसकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, उनको इन लिस्ट में जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि वंस द साइट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इट कैन नॉट बी डीलिस्टेड। ठीक है, इसको डीलिस्ट यहाँ पर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। अगर आप सही तरीके से उसको कंजर्व करने का प्रयास नहीं करेंगे तो उसको डीलिस्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा, है ना। तो अभी आप अगर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर अभी लेटेस्ट में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अभी यहाँ पर क्या है कि एक जो है सिटी ऑफ लिवरपूल, ठीक है, सिटी ऑफ लिवरपूल, जो कि आपको इंग्लैंड में यहां पर देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली उसको यहां पर क्या किया गया है, उसको जो है वो यहां पर डीलिस्ट किया गया है। ठीक है, मतलब अगर कोई एक साइट यहां पर लिस्ट करी गई है तो उसको डीलिस्ट भी यहां पर किया जा सकता है। और यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखिएगा और ये इसका कारण है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि इसको जो है वो डिलिस्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है। और ऐसे पहले भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर की गई हैं, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ओमान वगैरह में भी हुआ है, जर्मनी वगैरह में भी कई सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं जिनको डीलिस्ट किया जाता है। अच्छा, ये जो अभी सिटी ऑफ लिवरपूल है इसको डीलिस्ट यहाँ पर किया गया है, इसका क्या कारण है? तो देखिए जो यहाँ पर नई बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी है, जैसे फुटबॉल स्टेडियम वगैरह भी यहाँ पर बना है, तो वो ये क्या करता है कि जो भी विक्टोरियन डॉक्स है ना, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है उसको यहाँ पर अंडरमाइन कर रहा है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि इसको अभी डीलिस्ट यहाँ पर किया गया है। तो याद रखिएगा इसमें से जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि द नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रिसेंटली सीन इन द न्यूज कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है ये कौन कौन सी कंट्रीज को जो है वो आपस में यहां पर कनेक्ट करती है? जर्मनी, रशिया, यूएस, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस या फिर डेनमार्क एंड स्वीडन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहां पर क्या है। तो अब ये क्वेश्चन इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहां पर क्या है कि मतलब अभी रिसेंटली जो है वो यहां पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को जो है ये किसने अप्रूव किया है? अप्रूव्ड बाय यूएसए, है ना, मतलब यूएसए ने जो है उसको यहां पर अप्रूव किया है और इसी वजह से ये आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। और ये जो पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगा ये क्या है? ये जर्मनी और रशिया को यहां पर आपस में कनेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। और इससे आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो भी यूरोपियन कंट्री है
ठीक है, उसकी जो एनर्जी की डिपेंडेंस है वो आपको रशिया के ऊपर इंक्रीज होती हुई यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये गैस पाइपलाइन है। ठीक है, एक तो बात आपको ये ध्यान रखना है ना, कि ये गैस पाइपलाइन है और ये जर्मनी को रशिया से यहां पर कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और एक बात यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो जर्मनी में जो ये लोकेशन है जहां तक ये कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं ग्रिफ्सवॉल्ड। ठीक है, मतलब कि GREIF, ठीक है, SWALD। ठीक है, ये जर्मनी की लोकेशन है जहां तक ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और रशिया में अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं उस्टलुगा, USTLUGA। ठीक है, और करीब अगर आप इस गैस पाइपलाइन की लेंथ देखोगे तो ये करीब आपको 1200 किलोमीटर यहां पर देखने को मिलेगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो गैस पाइपलाइन है ये बाल्टिक सी से होती हुई आपको जाती हुई दिखाई देगी, है ना। और करीब आप ये कह सकते हैं कि 55 बिलियन क्यूबिक मीटर जो गैस है वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको डिलीवर करते हुए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। मतलब ईयरली बेसिस पे जो है वो करीब 55 बिलियन जो क्यूबिक मीटर यहाँ पर गैस होगी, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा कि वो यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो गैस पाइपलाइन है ये किसको किससे कनेक्ट करेगा, ये जर्मनी को रशिया से यहाँ पर कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मनी और रशिया के बीच में कनेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि दे कैन सर्वाइव अंडर हाई सलाइन कंडीशन, है ना, मतलब अगर कोई नमक वाली कंडीशन है, सलाइन कंडीशन है, तो वहां पर ये आपको सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात, दे हैव स्पेशल रूट्स कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, और जिसको हम यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स जो है वो यहाँ पर कहते हैं। एंड दे स्टोर फ्रेश वाटर इन थिक, जो भी यहाँ पर सुकुलेंट लीव्स होती हैं उसमें यहाँ पर ये फ्रेश वाटर जो है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। द अबोव स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन टाइप, तो मतलब ये किस तरीके के वेजिटेशन जो यहाँ पर टाइप है, ठीक है, उसको यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है। ज़ीरोफाइट्स हो गए, है ना, या फिर आपका अल्पाइन हो गया, मैंग्रोव्स हो गए, या फिर एवरग्रीन ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि देखिए बोला जा रहा है कि हाई सलाइन कंडीशन, मतलब कि वहां पर क्या है कि जो नमक की मात्रा है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और जहां पर आपको ये हाई सलाइन कंडीशन देखने को मिलेगी उसी जगह पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लो ऑक्सीजन की भी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब कि वो हाई सलाइन कंडीशन और लो ऑक्सीजन कंडीशन में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि एक स्पेशल तरीके का रूट्स होते हैं जो कि ब्रीदिंग रूट्स यहाँ पर कहलाते हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जैसे, है ना, जैसे आपके जो भी सुकुलेंट यहाँ पर लीव्स होती हैं, जैसे आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे डेजर्ट प्लांट्स में होते हैं ना, उसी तरीके से इनमें फ्रेश वाटर को स्टोर करने के लिए इस तरीके की लीव्स आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये जो वेजिटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये आपको मैंग्रोव्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंग्रोव्स जो है ये आपका बिल्कुल सही चीज है। तो मतलब ये जो वेजिटेशन का टाइप आपको देखने को मिल रहा है कि मतलब हाई सलाइन कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्रीदिंग रूट्स होती हैं जिनको हम न्यूमेटोफोर्स यहाँ पर कहते हैं, और इसमें फ्रेश वाटर को स्टोर करने के लिए भी एक अलग तरीके की थिक लीव्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो ये मैंग्रोव्स का जो है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मैंग्रोव्स ग्रो ओनली इन द इंटरटाइडल रीजन ऑफ द ट्रॉपिकल कोस्टलाइन। The mangroves cover in India has declined in the last 5 years. West Bengal has the largest share of mangroves cover in India. तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात यहां पर ये बताई जा रही है कि द मैंग्रोव्स ग्रो ओनली इन द इंटरटाइडल रीजन ऑफ द ट्रॉपिकल कोस्टलाइन। तो देखो यहां पर एक बात ये ध्यान रखना है कि करीब जो मैंग्रोव्स होते हैं ना वो करीब 118 कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और याद रखिएगा यहां पर क्या होता है कि इसमें केवल ट्रॉपिकल के बारे में बात हो रही है कि जो ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स होते हैं वहां पर ही होते हैं, लेकिन ये सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं ना वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो सब ट्रॉपिकल में भी होता है और ट्रॉपिकल में भी होता है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसके ऊपर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है ना, तो ये किसके ऊपर है, ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 का यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल मैंग्रोव है ना, वो यहां पर क्या है कि वो 0.15% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 0.15% जो है मैंग्रोव कवर आपको कंट्री में देखने को मिलेगा। मतलब कंट्री कवर जो यहां पर कवर करता है मैंग्रोव वो 0.15% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अभी यहां पर क्या हुआ है कि 2019 की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो मैंग्रोव कवर जो इंडिया में है,
ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि वो इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। मतलब 2017 की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 2019 में जो चीजें हैं वो इंक्रीज हुई हैं और करीब आप ये कह सकते हैं कि 1.10% से जो है वो चीजें इंक्रीज यहाँ पर होती हुई दिखाई दी। मतलब हमारे देश में जो मैंग्रोव का कवर है वो इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्लाइन, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, तो जैसे गंगा रिवर यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका महानदी रिवर हो गया, ठीक है, महानदी रिवर, उसके बाद कृष्णा रिवर हो गया, ठीक है, कृष्णा रिवर, उसके बाद गोदावरी रिवर, ठीक है, कावेरी रिवर, इन सब चीजों के जो रिवर बेसिन यहाँ पर होते हैं वहां पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है हमारे देश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सुंदरबन जो है वो यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन। ठीक है, और सुंदरबन याद रखिएगा, सुंदरबन जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर सुंदरबन जो है भारत का सबसे बड़ा है, एक बात ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर कहां पर मिलेगा तो ये सुंदरबन है। और दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो ये आपको भीतरकनिका देखने को मिलेगा। ठीक है, भीतरकनिका जो आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर यहाँ पर देखने को मिलता है वो है भीतरकनिका, और भीतरकनिका जो है वो कहां पर है, वो उड़ीसा में है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको और भी कई जगह पर मिलता है, लेकिन ये दो मेजर हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा आपको सुंदरबन में देखने को मिलेगा, उसके बाद भीतरकनिका में। और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ मैंग्रोव कवर्स इन इंडिया, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब इंडिया का यहाँ पर जो 42.45% मैंग्रोव कवर है वो कहाँ पर है, वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद आपको गुजरात यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो गुजरात में करीब 23.66% आपको मैंग्रोव कवर देखने को मिलेगा। और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहां पर आपको 12.39% जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव कवर है वो कहां पर है, वो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निम्हांस गाइडलाइंस। ठीक है, तो जो निम्हांस गाइडलाइंस हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ द प्रिजनर्स। ठीक है, मतलब कि प्रिजनर्स की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनके लिए गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर निम्हांस गाइडलाइंस जो है वो रिलीज की गई हैं। एज पर द गाइडलाइंस द बडीज लिसनर्स आर ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट दैट आर अपॉइंटेड टू प्रोवाइड सोशल सपोर्ट टू द सुसाइडल प्रिजनर्स। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि इस तरीके की जो चीजें हैं सुसाइडल प्रिजनर्स को, उनको यहां पर इस तरीके का जो सपोर्ट होगा वो यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, MHA की रिक्वेस्ट पर जो है वो अभी यहां पर क्या किया है कि जो निम्हांस है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसने यहां पर कुछ गाइडलाइंस यहां पर इशू करी हैं ताकि जो भी यहां पर मेंटल इश्यूज हैं रिलेटेड टू जो भी प्रिजनर्स हैं या प्रिजनर्स स्टाफ हैं उनके मेंटल इश्यूज को यहाँ पर टैकल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है जो यहाँ पर इशू करी गई हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि निम्हांस गाइडलाइंस जो है ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ द प्रिजनर्स, और जो भी यहाँ पर प्रिजन स्टाफ होते हैं ना तो उनसे भी रिलेटेड यहाँ पर आपको चीजें जो है वो टैकल करते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो प्रिजनर्स के लिए भी और प्रिजन स्टाफ के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मतलब किस तरीके से मेंटल इलनेस वगैरह का इलाज वगैरह यहाँ पर किया जाए इसके ऊपर ये फोकस करेंगे। अब उसके बाद यहां पर क्या होता है कि यहां पर ना आपको जो है बडी सिस्टम, ठीक है, फॉर सोशल इंटरवेंशन, ठीक है, ये एक नया इसमें चीजें जो है वो ऐड करी गई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बडी सिस्टम है, ठीक है, ये एक तरीके का सोशल सपोर्ट होगा, है ना, थ्रू ट्रेन्ड प्रिजनर्स, जिसको हम यहाँ पर बडीज कहेंगे या लिसनर्स कहेंगे। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो भी यहाँ पर सुसाइडल प्रिजनर्स वगैरह होते हैं, है ना, उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वगैरह, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली वगैरह के साथ जो है वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो बडीज लिसनर्स आर द ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट दैट आर अपॉइंटेड टू प्रोवाइड सोशल सपोर्ट टू द सुसाइडल प्रिजनर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये बडीज वगैरह होंगे, लिसनर्स वगैरह होंगे, ये कौन लोग होंगे, ये जो ट्रेन्ड प्रिजनर्स होते हैं उनको यहाँ पर जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई जो भी सुसाइडल प्रिजनर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर किस तरीके से आप थोड़ा सा सोशल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, घर वालों से टेलीफोन वगैरह पे बात करवा सकते हो, दोस्तों से बात करवा सकते हो, ताकि जो सुसाइड की टेंडेंसी जो हमारे कैदी होते हैं उनमें थोड़ा सा उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें
कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपसे यहां पर करेक्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एज पर द गाइडलाइंस द बडीज लिसनर्स आर ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि जो बडीज होंगे, लिसनर्स होंगे, ये ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होंगे, तो गलत होंगे। तो ये क्या है, ये ट्रेन्ड प्रिजनर्स होंगे, है ना। ये अलग तरीके के साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ये आपके ट्रेन्ड जो हैं वो आपको प्रिजनर्स यहां पर देखने को मिलेंगे, जिनको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी दी गई है ना। तो इसका मतलब है कि ये आपका गलत हो गया। देखो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिक्वेस्ट पर निम्हांस ने कुछ गाइडलाइंस यहां पर करी हैं, ताकि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं प्रिजनर्स के और प्रिजन स्टाफ के, उसको यहां पर थोड़ा टैकल किया जाए। और इस गाइडलाइंस के बेसिस पे ये क्या करेंगे कि कुछ प्रिजनर्स हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा, है ना, जिनको बडीज या लिसनर कहा जाएगा, जिनको अपॉइंट किया जाएगा, ताकि सोशल सपोर्ट जो यहाँ पर सोसाइटल प्रिजनर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। तो बडीज और लिसनर जो है ना, वो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नहीं है, ये ट्रेंड प्रिजनर्स हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पर गलत है। अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, तो नॉट करेक्ट जो है वो दूसरा वाला है ना। तो दूसरा वाला नॉट करेक्ट हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में जो है वो यहां पर बात हो रही है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पहली बात यहां पर बोली जा रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स एंड मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर एस्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक है, इन 2000 अंडर इट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज एस्टेब्लिश इन गुजरात। तो अभी आपको बताना है कि इसका आंसर हमारा यहां पर क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब जब भी यहां पर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि टेरिटरी विद इन अ कंट्री होता है ये, है ना। ये हो गया आपका टेरिटरी, ठीक है, विद इन अ कंट्री। अगर हम मान लीजिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में यहां पर बात करें तो 200 नॉटिकल माइल तक का जो आपका बेस लाइन होता है समुद्र की, ठीक है, तो वहां से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है उसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मैंने 200 नॉटिकल वाला माइल बताया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जो कि अनक्लॉज के अंतर्गत यहां पर होता है। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर आपको ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बोला गया है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो सी वाटर में आपको लगता हुआ दिखाई देगा, है ना, लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो पर्टिकुलर आपको टेरिटरी देखने को मिलेगी विद इन कंट्री, जिसमें क्या होता है कि ड्यूटी फ्री होती है, मतलब थोड़ा सा जो फिजिकल कंसेशन वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगा। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वगैरह को, एम्प्लॉयमेंट वगैरह को क्रिएट करने के लिए इस तरीके के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि एशिया का पहला जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, है ना, वो गुजरात में स्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 1965 में, है ना, 1965 में। और कहां पर किया गया था, ये कांडला गुजरात में जो है वो यहां पर किया गया था। तो इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका यहां पर सही है। मतलब कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है ना, ये क्या होता है, ये टाइप होता है ना, टाइप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो टाइप ऑफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा, किसका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। ठीक है, तो जो भी कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट वगैरह होता है उसको इंकरेज करने के लिए इसको बनाया जाता है। अब यहां पर क्या है कि भारत सरकार ने जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे, है ना, तो इनकी जो 2000 की ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके तहत इन्होंने यहां पर स्टेब्लिश करना स्टार्ट किया था। ठीक है, एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट है ना, इसको कब पास किया गया था, 2005 में जो है ये पास किया गया था। और उसके बाद ये फोर्स में कब आया था, ये फोर्स में आया था 2006 में। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि इसमें कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई हैं, है ना, मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, उसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि जो भी इनकम टैक्स हो गया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वगैरह होता है, इन सब चीजों से इसको यहां पर एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मिशन पूर्वोदय इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ठीक है, तो अब यहां पर मिशन पूर्वोदय जो है उसकी बात हो रही है। तो मिशन पूर्वोदय को यहां पर जो लॉन्च किया गया है, ये कौन से सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए यहां पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्टील, डिफेंस इंडस्ट्री, स्पेस या फिर डेयरी इंडस्ट्री। तो याद रखिएगा मिशन पूर्वोदय जो है इसको 2020 में यहां पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखना है
कि हमको एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि इसमें हमको जो 2020 में लॉन्च किया गया है, इसमें हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है ना, ईस्टर्न इंडिया जो है उसको यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए एक्सेलरेट करना है। और हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, ईस्टर्न इंडिया के लिए एक जो है इंटीग्रेटेड स्टील हब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ईस्टर्न इंडिया का जो इंटीग्रेटेड स्टील हब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसको हमें एस्टेब्लिश करना है। कहां पर? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेटेड स्टील हब जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे। और ईस्टर्न स्टेट जो है जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल वगैरह, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और आंध्र प्रदेश का भी नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। तो अब आपको एक चीज यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि जो मिशन पूर्वोदय है, ये ईस्टर्न इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा एक्सिलरेट करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड ये आपको इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। और इंटीग्रेटेड स्टील हब जो होगा वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में यहाँ पर स्टेब्लिश किया जाएगा। कौन कौन से स्टेट हैं जिनको यहाँ पर डेवलप करने की बात हो रही है? उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और थोड़ा सा पार्ट जो है वो नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश का भी आपको देखने को मिलेगा। तो मिशन पूर्वोदय जो है ये स्टील इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहां पर बोला जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू द सीक्रेसी ऑफ वोट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सीक्रेसी ऑफ वोट जो होता है ना, कि भाई आप किसको वोट दे रहे हो, इन सब चीजों को थोड़ा सा यहां पर जो है वो सीक्रेट करके रखो, उससे रिलेटेड यहां पर ये बात हो रही है। तो अभी बोला जा रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या बोला गया है कि अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये बोला है कि अभी जो भी हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर कोई इलेक्शन हो, तो वहां पर क्या है कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग है ना, वो यहां पर क्या है कि वो एकदम मस्ट है ना। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोई भी किसी को वोट वगैरह देता है, किसको वोट दे रहा है, उसका सीक्रेट रखना जो है वो बहुत जरूरी है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब जैसे अगर आप बोलोगे कि फंडामेंटल राइट का ये आपको एक पार्ट देखने को मिलेगा, और इसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सीक्रेसी जो है वो फंडामेंटल राइट का यहाँ पर पार्ट है, और ये आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत यहाँ पर देखने को मिलेगा। भाई आप किसको वोट देते हो, ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन अपने वोट के माध्यम से अपनी चॉइस जो है वो आप यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। एक तो ये बात जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर ये भी बोला गया है, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आर्टिकल 19(1) है ना, तो उसमें यहाँ पर बताई गई है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अगली बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसमें अलग अलग तरीके के अधिकार आपको प्रोवाइड किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि राइट टू वोट ऑल्सो इंक्लूड अ राइट नॉट टू वोट, है ना। मतलब अगर कहीं पर भी हम बात करते हैं राइट टू वोट के बारे में, तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई इंसान चाहे तो वो वोट नहीं भी कर सकता है ना, तो वो हो गया उसका राइट टू रिजेक्ट, है ना। और राइट टू सीक्रेसी जो होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको तो देख ही सकते हैं आप। और अगर कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी तो इससे डेमोक्रेसी वगैरह जो है वो हमको थोड़ा सा इनहेंस होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यहाँ पर है, ठीक है, उसमें भी अगर हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन के, तो वहां पर क्या है कि उसमें भी ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं, जैसे आर्टिकल 21(3) हम यहाँ पर देखेंगे 21(3) है ना, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तो उसमें भी यहाँ पर सीक्रेसी के बारे में बात करी गई। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये अपने आप में बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि राइट जो सीक्रेसी ऑफ वोट है वो एक फंडामेंटल राइट है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंटीग्रल पार्ट है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगली बात करेंगे, द बाबा कल्याणी कमेटी ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, है ना। तो बाबा कल्याणी कमेटी जो है वो अक्सर यहाँ पर न्यूज वगैरह में आपको देखने को मिलेगी। तो ये किससे रिलेटेड है? लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी, बैंकिंग सुपरविजन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिफॉर्म, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा
कि इस पर्टिकुलर कमेटी ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी ना वो नवंबर 2018 में यहाँ पर सबमिट कर दी थी, और इसकी जो स्थापना यहाँ पर करी थी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहाँ पर करी थी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज, उसके द्वारा जो है वो यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो 2018 में जो है वो यहाँ पर भेजा गया था, है ना। और ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, उनकी स्टडी यहाँ पर करे और उसमें क्या क्या चीजें इंप्रूव करी जा सकती हैं उनके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दें। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं उनके ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है बाबा कल्याणी कमेटी, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी से रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूज वगैरह में इस तरीके की चीजें काफी रही हैं, है ना, और मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो क्वेश्चन है वो करवाया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इससे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिल रहा है। पहली बात है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल within the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. The principle of CBDR is enshrined in Earth Summit 1992 held in Rio de Janeiro. तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर यहां पर क्या होगा। देखो बेसिक मतलब यहां पर क्या होता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिंपल सा मतलब यहां पर यह है कि हम यहां पर क्या करते हैं कि एक्नॉलेज करते हैं जो भी कैपेबिलिटीज है ना, और उसके बेसिस पे यहां पर क्या है कि सभी कंट्रीज को अलग अलग तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, है ना। अब जैसे यूएसए और अगर कोई छोटी कंट्री है पाकिस्तान, अगर आप दोनों कंट्री से सेम तरीके की रिक्वायरमेंट यहां पर सोच रहे हो कि सेम तरीके का यहां पर होगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यूएसए इज ए डेवलप्ड कंट्री, पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो कॉमन होना चाहिए कि मोटिव जो है वो कॉमन होना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होनी चाहिए वो यहाँ पर क्या है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये किससे रिलेटेड है, ये क्लाइमेट चेंज जो है उसको टैकल करने के लिए हमने इस तरीके का जो प्रोविजन है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा CBDR एक प्रिंसिपल है विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद इसको ना अर्थ समिट जो हुआ था जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं 1992 में, उसमें भी इसके बारे में जो है वो चीजें बताई गई हैं कि हम सभी लोगों को, देखो इसमें अगर हम कॉमन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे तो वो यहाँ पर ये है कि हम सब लोगों को जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है ना। सभी कंट्रीज इस चीज के ऊपर यहाँ पर ध्यान देंगी। और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे हम, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो होगा वो सबकी नेशनल कैपेसिटी के ऊपर यहाँ पर और नेशनल प्रायोरिटी के ऊपर बेस्ड होगा, है ना। सबका एक जैसा नहीं हो सकता है ना। अगर कोई यहाँ पर एमिशन को कम करने का एक टारगेट दूसरा बना रहा है तो कोई दूसरा यहाँ पर बना सकता है, तो वो क्या होता है, वो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो उसको UNFCCC के अंतर्गत भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसका एक प्रिंसिपल है ये। और जो यहाँ पर ये रियो समिट हुई थी, पहली अर्थ समिट है ये, है ना, फर्स्ट अर्थ समिट जो था वो 1992 में रियो में हुआ था, उसमें भी ये बात बताई गई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे। विथ रेफरेंस टू द ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट GEP कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पहली बात हो रही है कि और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। तो द ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस वैल्यू that the ecosystem provide for human welfare and economic and social sustainable development. GEP is one of the component of the green gross domestic product. जो green gross domestic product है उसका एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो अभी ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि अभी ना यहाँ पर क्या हुआ है कि उत्तराखंड की जो सरकार है ना, मतलब उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट करी है। तो उत्तराखंड की जो सरकार की अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर ये है कि ये लोग क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे कि इनका जो भी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है वो यहाँ पर जो है वो वैल्यूएट करें। मतलब उनका वैल्यूएशन जो भी इनके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बेसिस पे जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो यहाँ पर ये लोग वैल्यूएट करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो जैसे GDP किया जाता है ना, उसी तरीके से ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट अगर आप देखोगे तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, मतलब 1997 में जो है इसको एस्टेब्लिश यहाँ पर किया गया था, है ना।
और ग्लोबल लेवल पर जैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट वगैरह थे, इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट वगैरह, उनके द्वारा यहाँ पर इसका स्टेटमेंट दिया गया कि भाई इस तरीके की चीजें जो है वो हमको देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का असेसमेंट सिस्टम होता है जिससे हम अपने किसी भी पर्टिकुलर जगह का जो इकोलॉजिकल स्टेटस होता है, ठीक है, उसके बारे में हम जांच पड़ताल कर पाते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर जगह का इकोलॉजिकल जो स्टेटस है वो कैसा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें उन सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज को यहाँ पर जो है वो वैल्यू दी जाती है जो कि इकोसिस्टम से हम इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल, और जो भी यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसके लिए। तो सिंपल सी बात है, जो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट होता है इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस वैल्यू दैट द इकोसिस्टम प्रोवाइड्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो जीईपी होता है ना, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, ये आपको ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है उसका एक कंपोनेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इससे आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉसेज वगैरह होते हैं, है ना, वो कितना हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इन सब चीजों की जानकारी जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगली बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। The global survey on digital and sustainable trade facilitation is conducted by the UNESCAP. Or in 2021, India's performance in the global survey on digital and sustainable trade facilitation is better than many OECD countries. तो अभी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जैसे अगर हम बात करेंगे UNESCAP के बारे में, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये एक रीजनल डेवलपमेंट आर्म है जो कि यूनाइटेड नेशन की, और ये एशिया पैसिफिक रीजन पे जो है वो यहाँ पर फोकस करती है, ठीक है। इसमें आपको ना टोटल जो है वो 53 मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 53 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, और 9 जो है वो आपको यहाँ पर एसोसिएट मेंबर्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। एशिया पैसिफिक रीजन वाले जो हैं वो आपको एसोसिएट मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है वो आपको मेंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर मेंबर है। इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको 1947 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है ना, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको बैंकॉक में देखने को मिलेगा, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक ग्लोबल सर्वे होता है ना, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। इसको जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब एवरी 2 ईयर्स में होता है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हर 2 साल में ये पर्टिकुलर सर्वे जो है वो यहाँ पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? UNESCAP के द्वारा जो है वो यहाँ पर किया जाता है। और इसमें जो भी यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उनके बेसिस पे देखा जाता है कि भाई ट्रेड को फैसिलिटेट करने में यहाँ पर किस तरीके से कौन सी कंट्री है जो परफॉर्म यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो 58 मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जस्टिफाई किए गए हैं, बताए गए हैं, उनको ध्यान में रखकर जो है वो यहाँ पर ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको बताई जा रही है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अगर आप इंडिया का ओवरऑल यहाँ पर स्कोर देखोगे तो वो बहुत सारी जो हमारी OECD कंट्री है, OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। तो कई सारी कंट्री है, जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, है ना, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, इन सब से जो है वो इंडिया ने यहाँ पर अच्छा स्कोर किया है। तो इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंडिया जो है वो आपको बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन के जो है उसमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपको एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 के तहत, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके तहत यहाँ पर जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपको एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। और 2017 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो कई बार मैंने आपको पढ़ाया ये, तो जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात यहाँ पर निकलकर सामने आई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आर रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है NSO, उसके द्वारा इसमें से कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पर रिलीज की जाती हैं,
है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या होता है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है ना, और यहां पर आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आपको देखने को मिलेगी। तो एनएसओ जो है ना वो अलग अलग तरीके के इंडेक्स वगैरह यहां पर रिलीज करता है ना, जिसमें आप देखोगे तो इसमें आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी देखने को मिलेगा, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलता है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो यहाँ पर इंडेक्स होते हैं ये एनएसओ के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। और याद रखिएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनको मर्ज करके 2019 में जो है वो एनएसओ का जो ऑफिस है वो यहाँ पर बनाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आपको देखने को मिलेगी। तो ये तीनों इंडेक्स जो हैं वो यहाँ पर एनएसओ के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगली बात यहां पर देखते हैं। अगला जो हमारा यहां पर क्वेश्चन दिया गया है इसमें यहां पर बात हो रही है मंकी पॉक्स के बारे में, है ना। तो विद रेफरेंस टू द मंकी पॉक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मंकी पॉक्स से रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और अभी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका करेक्ट है ना। तो मंकी पॉक्स भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट है इट इज अ वायरल जूनोटिक डिसीज, monkeys are the only natural host of the virus, infected people break out in a rash that looks a lot like chicken pox। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही है। देखिए यहां पर क्या होता है कि जैसे जूनोटिक डिसीज के बारे में अगर हम देखेंगे ना, तो जूनोटिक डिसीज होती है कि जो एनिमल्स से यहां पर ह्यूमंस में आपको फैलती हुई दिखाई देती है ना। ऐसी डिसीज को क्या बोलते हैं, ऐसी डिसीज को हम जूनोटिक डिसीज जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो आपको मंकी पॉक्स देखने को मिलेगा ये आपको क्या है कि ये एक वायरल जूनोटिक डिसीज है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है ना। और उसके बाद यहां पर क्या होता है कि मंकी पॉक्स एक वायरस होता है। ठीक है, तो ये किससे होता है, ये आपका मंकी पॉक्स वायरस जो होता है उससे ये डिसीज आपको फैलती हुई दिखाई देती है। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि मतलब मंकीज इसमें बोला जा रहा है कि एक वायरल जूनोटिक डिसीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली मंकीज वगैरह में आपको आइडेंटिफाई किया गया और इसलिए इसको मंकी पॉक्स बोलते हैं। और यहां पर याद रखिएगा कि ये एंडेमिक है, मतलब ये वाली जो बीमारी है ना वो यहाँ पर नाइजीरिया के बहुत सारे लोगों में आपको फ्रीक्वेंटली जो है वो देखने को मिलती रहती है। पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है लेकिन वो ऑलरेडी कुछ लोगों में यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मतलब कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मंकी पॉक्स वायरस के अगर यहाँ पर होस्ट के बारे में बात करेंगे तो होस्ट में ना मंकीज तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एप्स जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। रोडेंट्स जो होते हैं जैसे रैट वगैरह, माइस वगैरह, इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद रैबिट वगैरह जो होते हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिलता है। तो केवल यहाँ पर बोला गया ना ओनली, याद रखिएगा ये ओनली शब्द में ना यूपीएससी में एग्जामिनेशन बहुत सारे आते हैं। तो मंकी आर द ओनली नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पर बोला जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे चिकन पॉक्स में आपको रैशेस वगैरह आपके देखने को मिलते हैं जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, तो उसी तरीके की चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलते हैं। और मतलब अर्ली स्टेज में ना जैसे डिसीज जो है जैसे मंकी पॉक्स भी है, ठीक है, वो स्मॉल पॉक्स में भी वैसे ही दिखता है आपका और मंकी पॉक्स में भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जो लिम्फ ग्लैंड होती है ना, जो लिम्फ ग्लैंड होती है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होती है कि थोड़ा सा इनलार्ज हो जाती है। अदरवाइज कैसे आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर पाओगे, है ना, कि भाई मंकी पॉक्स यहाँ पर हुआ है या फिर स्मॉल पॉक्स हुआ है, तो जो लिम्फ ग्लैंड होती है ना वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाती है ना, अर्ली स्टेज में। तो उससे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि चीजों के बारे में जो है वो पता कर सकते हो। ठीक है, तो लिम्फ ग्लैंड यहाँ पर इनलार्ज होती हुई आपको दिखाई देगी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसी छोटी छोटी डिसीज वगैरह के ऊपर भी एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे करीब, मैंने आपको यहाँ पर ना आप ये देख सकते हैं कि 14 to 15 क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर कराए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस वाला कोर्स यहाँ पर कर लीजिए, वहां पर इसी तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कराता हूँ, है ना। तो काफी यूजफुल रहेगा और उसका मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो 249 है ना। उसमें पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी, काफी सारे मोटिवेशनल क्लासेस वगैरह भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो सब चीजें भी आप वहां पर आसानी से एक्सेस कर सकते हो।
बाकी हमारा एसएसबी का प्रिपरेशन टूल किट और एसएसबी इंटरव्यू कोर्स ऑलरेडी रनिंग है। इसमें हमने पर्सनल इंटरव्यू की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9993048282। आप इस पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड करके चैट के माध्यम से भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।